हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना इंडियन सोसाइटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे पता है कि पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में थोड़ा-सा डिले हो गया है। वो कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ही जल्दी ये सारे सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं और अभी पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और क्योंकि देखिए, ये फ़ायदेमंद है आपके लिए सब्सक्राइब करना, और मेरे लिए भी, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और आपके लिए धीरे-धीरे करके जितने भी फ्रेगमेंटेड टॉपिक्स हैं दोस्तों, वो सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवा दूँगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए आप इधर-उधर भटकते हैं और आपको मिलता नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जो जल्दी कहीं पे मिलते नहीं, वो सब सारे मैं कंप्लीट करवा दूँ। तो उसमें एक तो ये था इंडियन सोसाइटी, और दूसरा इसके बाद दोस्तों, अगर टाइम हमको परमिट करेगा तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी भी स्टार्ट करूँगा। और उसके साथ-साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो इसका पीडीएफ मिलेगा, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो पीडीएफ होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा-सा चेंज ये किया हूँ कि इस बार जब पूरा लेक्चर, मतलब कि सारे टॉपिक्स, सारे सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद मैं इसका एक पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ दूँगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कर चुके थे। दूसरा जो टॉपिक अभी निकलता है वो है डाइवर्सिटी। और इसमें आप हमेशा देखते होंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक हर जगह कहीं न कहीं आपसे पूछ ही लेता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये समझ लेना ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। दोस्तों, डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी नहीं होता है, डाइवर्सिटी का मतलब असमानता नहीं होती है। डाइवर्सिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें समानता नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो इनइक्वल है, मतलब कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसा नहीं है। सारे अपने में बड़े हैं, सारे अपने में छोटे हैं, तो ठीक है? तो ये एक इस तरह का सेंस होता है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि इनइक्वालिटी, मतलब डाइवर्सिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है? कुछ लोग किसी ऐसे कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं कि जो हाई सोसाइटी का है। तो ऐसी असमानताएँ नहीं हैं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट उनका पैसा है, उनके पास ज़्यादा धन है, ऐसी असमानताएँ नहीं हैं। बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसे ग्रुप हैं, जिसमें सभी लोग दूसरे ग्रुप के लोगों से अलग हैं। इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अगर इसका हम डेफिनिशन के रूप में देखें कि आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कैसे? तो द टर्म डाइवर्सिटी एम्फसाइज़ेज़ डिफरेंसेस, ठीक है? लोगों में जो भिन्नता है, वो, ना कि असमानता, ठीक है? डिफरेंसेस रेदर दैन इनइक्वालिटीज़। इट मीन्स कलेक्टिव डिफरेंस। जैसा कि हमने बताया कि एक ग्रुप के सारे व्यक्ति दूसरे ग्रुप के सारे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हैं। किस चीज़ में? इनकी फूड हैबिट अलग हो सकती है, ठीक है? इनका इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन अलग हो सकता है, इनकी कास्ट अलग हो सकती है, इनका रिलीजन अलग हो सकता है, समझ रहे हैं? इनका रेसेस अलग हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस दोनों ग्रुप में है, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। दैट इज़ द डिफरेंसेस व्हिच मार्क्स ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द अनदर। आसान भाषा में हमने पहले ही बता दिया कि एक ग्रुप के लोगों का जो दूसरे, ऐसे सारे कैरेक्टर्स जो दूसरे ग्रुप के लोगों से उनको अलग करता है, इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इस तरह की जो डिफरेंसेस हैं वो किस-किस टर्म में हो सकती हैं? बायोलॉजिकल हो सकती हैं, रिलीजियस हो सकती हैं, या फिर लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपका डिटर्मिनेंट्स होती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। अब डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ रेसेस, ठीक है? मतलब मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में मंगोलॉयड हैं, ठीक है? साउथ इंडिया में ऑस्ट्रलॉयड हैं या द्रविड़ हैं। तो ये उनके रेस में डिफरेंसेस हो गया। फिर रिलीजन में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है। फिर उसके बाद लैंग्वेजेज़, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद कास्ट में, और उसके बाद कल्चर में। कल्चर में आपके सारी चीज़ें आ जाएँगी, फूड हो गया,
क्लोथिंग हो गया, ठीक है? और फेयर्स हो गए, जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, तो इन सब में जो विभिन्नताएँ होती हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब अगर हम जो डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, उसके फॉर्म्स की अगर हम बात करें, टाइप्स की बात करें कि कितने तरह के डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब कि भारतीय समाज में हर तरह के जितने भी विश्व में जितने भी धर्म होते हैं ना, सभी धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। अब आप इसमें जानते ही हैं कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने-अपने लैंग्वेज बोलते हैं। साउथ में आप जाइए, आपको तमिल मिलेगा, तेलुगु मिलेगा, मलयालम मिलेगा, उड़िया मिलेगा, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद आप महाराष्ट्र में आ जाइए तो वहाँ पे हिंदी का प्रचलन ज़्यादा है, कोंकणी उसके बाद कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। नॉर्थ स्टेट में आप आएँगे तो आपको हिंदी भाषी क्षेत्र ज़्यादा मिले मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी भाषी लोग ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि रेशियल डाइवर्सिटी है। साउथ में आपको द्रविड़ मिलेंगे, हैं? नॉर्थ में आपको मंगोलॉयड नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएँगे, फिर ऑस्ट्रोलॉयड भी मिल जाएँगे। तो रेसेस बहुत तरह की हैं। कास्ट आप जानते हैं कि ब बहुत तरह की कास्ट हैं। फिर उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके साथ-साथ दोस्तों ये तो हो गया एक अलग, उसके साथ-साथ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ है। कहीं पे आपको ड्राई डेजर्ट मिलेगा, कहीं पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। नॉर्थ में आप जाइए तो आपको माउंटेन्स मिल जाएँगे, फिर पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स मिल जाएँगी। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो सदा बहनी हैं मतलब कि साल भर बहती हैं, कुछ हैं जो सीज़नल हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग कोस्ट है, फर्टाइल प्लेन्स है मतलब कि जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जियोग्राफिकल भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है। दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि मेंशन देखिए अगर सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा तो आपसे यही पूछेगा कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन कीजिए और डाइवर्सिटी के साथ-साथ मतलब कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ यूनिटी है उसको एक्सप्लेन कीजिए। यही एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और उसके साथ-साथ एक अगला टर्म ये भी हो सकता है कि जो यूनिटी है अभी प्रेजेंट टाइम में उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं मतलब कि थ्रेट्स हैं यूनिटी को लेकर के यूनिटी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिटी को थ्रेट पहुँचा रही हैं तो उसके बारे में बताइए। तो वही सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हमने देख लिया कि डाइवर्सिटी, ठीक है? अब हम देखते हैं कि यूनिटी, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी के साथ-साथ यूनिटी भी है। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि यूनिटी होती क्या है? ठीक है? यूनिटी का मतलब सीधा-सीधा होता है कि इंटीग्रेशन मतलब कि विभिन्न ग्रुप के लोग, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ठीक है? ग्रुप 3 है, तो ये सब सारे लोग एक साथ मिल कर के रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस है, एक दूसरे के साथ दुख-सुख में उनके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है? तो इस सारी चीज़ों को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिटी। मतलब ये कि यहाँ पे मैं की जगह हम का ज़्यादा भाव होता है, कोई मैं से ज़्यादा हम को प्रेफ़र करता है। तो अगर हम डेफ़िनिशन के रूप में देखें तो वही हमको दिखाई देगा। इट इज़ ए सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है क्योंकि अगर इस ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों का भी भला चाहते हैं, उनके दुख-सुख में साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, मन स्थिति उनकी ऐसी है, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक है? इट connotes ए सेंस ऑफ वननेस और सेंस ऑफ वीनेस मतलब एकता का एक प्रारूप होता है, ये लोग एकता को दर्शाते हैं, जो यूनिटी होती है वो एकता को दर्शाती है, वननेस मतलब कि ये सारे लोग हम हैं, कोई इसमें अलग नहीं है, कोई अलग से एग्ज़िस्ट नहीं करता, ठीक है? स्टैंड फास्ट द बॉन्ड व्हिच होल्ड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टुगेदर ये एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक है? जो कि सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको एक-दूसरे से बाँध के रखता है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी का जो एसेंशियल मीनिंग है दोस्तों, वो है यूनिटी विदाउट यूनिफ़ॉर्मिटी। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अ, यूनिफ़ॉर्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि सोसाइटी में जितने लोग हैं, सभी यूनिफ़ॉर्म हैं। मतलब ये कि सबका रेस लगभग एक है, सारे एक ही कास्ट के हैं, सारे एक ही रिलीजन के हैं। और सारे लोग एक ही तरह के जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, तो ये हो गया यूनिफ़ॉर्मिटी। तो यूनिफ़ॉर्मिटी अलग चीज़ होता है और यूनिटी अलग चीज़ होता है। यूनिटी का मतलब ये कि यूनिफ़ॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ हैं, ठीक है? मतलब कि यूनिटी विदाउट यूनिफ़ॉर्मिटी
इसको हम बोलते हैं कि यूनिटी। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, अलगाववाद नहीं है, और उसके साथ-साथ विभिन्नता भी है। मतलब कि सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन उनके उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी। अब देखिए, अगला जो हमारा मुद्दा आता है, अगला जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं भारत के लिए कि जो इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी के रूप में भारत एक यूनिफाइड सोसाइटी के रूप में उभर के आता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। मतलब पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग स्टेट्स के लिए अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। सारे स्टेट्स के लिए एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे देश के लोगों को एक साथ बाँध के रखता है। उसके साथ-साथ दोस्तों, रिलिजियस कोएक्जिस्टेंस, आप जानते हैं कि हम ईद ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, और सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो जो हमारा रिलीजियस टॉलरेंस है और उसके साथ-साथ रिलीजियस कोएक्जिस्टेंस है, तो ये भी हमारी यूनिटी को एक बल प्रदान करता है कि लोग एक-दूसरे के साथ रहें, एक-दूसरे को अपना मानें, उनके दुख-सुख में साथ खड़े रहें, ठीक है? उसके बाद इंटर स्टेट मोबिलिटी, हमारे यहाँ दोस्तों एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है कि आप जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये भी इंटीग्रेशन का काम करता है, ये भी यूनिटी का काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखिए, एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में जाता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जाता है, बहुत सारे कल्चरल अपनी आइडेंटिटी लेके जाता है। फिर उसके बाद दो इस स्टेट के कुछ लोग मिल गए, दोनों लोगों का अपना एक कल्चरल मिक्सिंग होती है। इनका कल्चर इनके साथ मिक्स करता है, इनका आइडेंटिटी इनके साथ मिक्स करती है। तो इससे धीरे-धीरे क्या होता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे को अपना मानने लगते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अदर फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ लॉ। देखिए, पूरे भारत में एक ही लॉ है। अगर आप क्राइम कर रहे हैं, अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो 302 यूपी में भी लगेगा, 302 केरला में भी लगेगा। पीनल कोड एक ही है हमारा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो है दोस्तों, जैसे आईएएस टाइप का जो जॉब है, इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज हैं, वो भी पूरे भारत के लिए यूनिफॉर्म है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्मिटी इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसा कि हमने बात किया। फिर उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इन सब सारी चीज़ों में भी आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। एक आइडेंटिकल पैटर्न है, पूरे देश के लिए एक ही है। तो ये भी यूनिटी को लाने के लिए, यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना काम, अपना योगदान करते हैं, अपना योगदान देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर बात कर लीजिए, तो इसमें देखिए आर्टिकल 301, आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं पूरे इंडिया में, आपको लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। फिर उसके साथ-साथ देखिए, अभी नया एग्जांपल आप जीएसटी का देख लीजिए, वन नेशन वन टैक्स का बात किया गया। उसके साथ-साथ यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, जो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में साथ दे रही हैं। तो देखिए, जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, यूनिटी इज़ द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कई तरह का है, चाहे वो सोशल इंटीग्रेशन हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, क्रिमिनल लॉ हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ पिलग्रिमेज एंड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए, जैसे क्या है कि आप अगर साउथ में जा रहे हैं, तो आपको साउथ में भी मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है? आप नॉर्थ में आ रहे हैं, तो नॉर्थ में भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो साउथ के लोग हैं, वो अपनी रिलीजियस चीज़ों को पूरा करने के लिए नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ वाले साउथ में जाते हैं, ईस्ट वाले वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट वाले ईस्ट में जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें जो पिलग्रिमेज हैं हमारे यहाँ, वो पूरे भारत में फैली हुई हैं, जो कि एक इंटीग्रेशन, पूरे भारत को एक साथ बाँधने का काम करती हैं। उसके साथ-साथ दोस्तों देखिए, पूरे देश में दिवाली, दशहरा मनाया जाता है, तो ये भी जी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज़ हैं, वो भी क्या कर रही हैं, लोगों को एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ-साथ दोस्तों फेयर्स एंड फेस्टिवल की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे फेयर्स लगते हैं। मान लीजिए साउथ में कोई फेयर लग रहा है या नॉर्थ में कोई फेयर लग रहा है, तो लोगों का मोबिलाइज़ेशन होता है, लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप एक उदाहरण के रूप में कुंभ का ले लीजिए, तो पूरे भारत से लोग, इवन मतलब अभी विश्व की बात अगर हम ना करें, तो पूरे भारत के लोग कुंभ में आते हैं, ठीक है? तो ये एक-दूसरे के साथ मिक्स होने का एक चांस, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो फेस्टिवल्स और फेयर्स भी लोगों को यूनाइटेड रखने के लिए हेल्पफुल एक फैक्टर है।
फिर उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स एंड सिनेमा, आप इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खेल भावना है भाई पूरे भारत का। अगर क्रिकेट है तो उसमें अभी आप देखिए ना, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना आईपीएल का। आईपीएल में मान लीजिए मुंबई का कोई सपोर्टर है, लेकिन उसका घर है, मान लीजिए वो बेसिकली कर्नाटका से बिलॉन्ग करता है, लेकिन वो सपोर्ट करता है मुंबई को। तो ये भी एक क्या है कि इंटीग्रेशन है। इवन आईपीएल में मान लीजिए मुंबई का कोई टीम है और उसमें कोई बंदा खेल रहा है जो कि केरला से, कर्नाटक से, झारखंड से बिलॉन्ग करता है। ठीक है? तो ये भी क्या करता है, जो स्पोर्ट्स हैं, ये क्या करते हैं हमारा एक-दूसरे के साथ लोगों को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। ये तो मान लीजिए एक आईपीएल है। इवन जो भी नेशनल टीम बनती है दोस्तों, जब नेशनल टीम बनती है तो उसमें पूरे भारत के लोग शामिल होते हैं, जो कि एक वननेस का सिंबल है और उसी तरह से सिनेमा भी काम करता है। जैसे कि अब देखिए जैसे बॉलीवुड तो मान लीजिए पूरे इंडिया में लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ हैं, नॉर्थ वाले देखते हैं, नॉर्थ इंडियन मूवीज़, भोजपुरी मूवीज़ या रीजनल जो लोकल मूवीज़ हैं, उसको साउथ इंडिया वाले देखते हैं। या फिर अलग-अलग स्टेट के जो अपने फ़ोक सिनेमा हैं या उनका कोई फ़ोक कोई चीज़ ऐसी है जो लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या करती हैं, लोगों को इंटीग्रेट करती हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हमने देख लिया कि यूनिटी तो है हमारे यहाँ, बहुत तरह-तरह की यूनिटी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस यूनिटी को थ्रेट करते हैं, इस यूनिटी के सामने चैलेंजेज़ प्रपोज़ करते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों जो कि है रीजनलिज़्म, मतलब कि क्षेत्रवाद, अगर हिंदी में बात करें तो। क्षेत्रवाद का मतलब ये हुआ कि सन्स ऑफ सॉइल वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उस तरह से आप समझ लीजिए कोई हरियाणा का व्यक्ति है, तो उसको इस बात का देखिए इस बात का गर्व होना कि हम हरियाणा के हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इस बात को इस तरह से देखा जाए कि हरियाणा ही हरियाणा है। हरियाणा के बाहर के लोग हरियाणा में नहीं आ सकते, हरियाणा में आकर के काम नहीं कर सकते या फिर ये और एक्सट्रीम पे चला जाए कि हरियाणा को अलग फ्लैग मिलना चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन इसका होना चाहिए, अलग इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या फिर अभी देख लीजिए महाराष्ट्र का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। उसमें बार-बार आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए एंट्री नहीं है, बाहर के लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बाहर के लोगों को हम जॉब नहीं देंगे, तमाम चीज़ें। तो ये जो क्षेत्रवाद का एक विकृत रूप है, देखिए रीजनलिज़्म अपने आप में बुरी बात नहीं है। रीजनलिज़्म दोस्तों रीजनल कॉन्शियसनेस कभी-कभी जो वहाँ का डेवलपमेंट होता है, जो वहाँ की आइडेंटिटी होती है, उसको भी डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। इवन भारत के भारत को यूनिफ़ाइड रखने में जो क्षेत्रवाद की विभिन्नताएँ हैं दोस्तों, वो एक विशेषता के रूप में उभर के आई हैं। लेकिन जब ये एक्सट्रीम रूप में जाता है, जब ये नेगेटिवली सोसाइटी को इम्पैक्ट करने लगता है, तब दोस्तों ये यूनिटी को क्या करता है, यूनिटी को डेंजर में डाल देता है। उसके साथ-साथ मुझे उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी इस पे एक अलग से टॉपिक भी है रीजनलिज़्म का, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो अगला एक मुद्दा है कि डिवाइसिव पॉलिसीज़ सॉरी पॉलिटिक्स, मतलब ये कि वही आप समझ लीजिए वोट बैंक की राजनीति। वोट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कभी-कभी क्षेत्रवाद का या फिर रिलिजन, कास्ट या इस तरह से लोगों को डिफरेंशिएट कर देते हैं अपने को वोट लेने के लिए। तो ये कभी-कभी क्या कर देता है, यूनिटी को थ्रेट करता है, यूनिटी को जो है चैलेंज करता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस आप देख सकते हैं, कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। मतलब ये कि कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, इनको डेवलप्ड स्टेट की कंट्री में रखा जाता है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जिनको पहले बीमारू स्टेट्स बोला जाता था, ठीक है? अभी मान लीजिए कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 117 या 16 जो भी हैं, ये सब एक्सट्रीमली पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि एक जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? ऐसे कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोग एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लोग एक-दूसरे को हेय दृष्टि से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी यूनिटी है, उसको क्या होता है, उसको नुकसान होता है। फिर उसके बाद एथनिक डिफरेंशिएशन एंड नेटिविज़्म। एथनिक डिफरेंशिएशन की वजह से बहुत सारे आप देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो एथनिसिटी है, एथिकल एथनिकल जो डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं।
जो कि यूनिटी, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और जो यूनिटी है उसको थ्रेट पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, मान लीजिए नहीं, ये सच है कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो कि पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से आइसोलेटेड हैं। और इसमें बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन। जितना ज़्यादा आइसोलेशन होगा, जितना ज़्यादा आइसोलेशन होगा उतना ही कम मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग अगर कम होगी तो जो इंटीग्रेशन का फैक्टर है, जो इंटीग्रेशन का एक वैल्यू है, वो नहीं आ पाएगी। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, लोग एक दूसरे से अगर इंटरैक्ट नहीं होंगे तो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, और समझ नहीं पाएँगे तो फिर उनको जो है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। फिर उसके बाद इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखते ही हैं कि कोई हिंदू है, बहुत सारे हिंदू लोग मिलकर के मुस्लिम पे अटैक कर दिए, या फिर बहुत सारे मुस्लिम लोग मिलकर के हिंदू पे अटैक कर दिए, या फिर कोई अलग रिलीजियस ग्रुप है, कोई जैन है, पारसी है, वो लोग अपना एक ग्रुप बना करके किसी कारणवश किसी ग्रुप पे अटैक कर दिए, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। फिर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, अब सोचिए कि इसमें एक तो रिवर वाला एग्ज़ाम्पल आपके सामने तो है ही है, उसके अलावा भी, रिवर के अलावा, वाटर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्टेट्स आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में रहते हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें, उसके साथ-साथ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है, मतलब जो नक्सलिज़्म है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लोगों में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, सोशल अनरेस्ट को जनरेट करने के लिए, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाने के लिए। एक तो ये देख लीजिए, दूसरा आप अगर जेएनके का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेन एक्टर्स हैं जो कि किसी एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप को एनहांस करते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, इवन उनको ट्रेनिंग भी कर देते हैं, ठीक है? ट्रेन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कर कर के वो क्या करते हैं, रीजनल अनरेस्ट पैदा कर देते हैं समाज में। तो ये भी एक टेंशन का कारण है और यूनिटी के सामने एक चैलेंज है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने देख लिया कि डाइवर्सिटी क्या होता है और डाइवर्सिटी कितनी तरह की हमारे यहाँ पाई जाती है भारत में। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि यूनिटी क्या होती है, यूनिटी किसे कहते हैं, और इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इस तरह की यूनिटी क्यों है, उसके बारे में हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल है, रीजनल कोएग्जिस्टेंस है। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि जो यूनिटी है उसके सामने थ्रेट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? तो अभी इसमें अगर आपको कोई सॉल्यूशन लिखना है दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इतना ज़्यादा यूनिटी के सामने जो थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स को कम करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें मैंने पॉइंट्स इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो पीछे चीज़ें लिखी गई हैं, उसी को अगर हम उसके सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो जो खतरा है, वो खतरा नहीं होगा हमारी यूनिटी को। ठीक है दोस्तों? तो ये पूरा एक टॉपिक है, एक आपका आंसर है, इस तरह से समझ लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है और कैसे क्या-क्या लिखना है। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।